Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2023/876 please raise their hand? Those against, please raise their hand. Abstentions? The result of the voting is as follows. In favor, 12. Against, 0. Abstentions, 3. The draft resolution has been adopted as Resolution 27/12/2023. 2023 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई गाजा में चल रही जंग के मुद्दे को लेकर। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की सबसे ताकतवर इकाई होती है, उसके फैसलों को अमूमन मान लिया जाता है। 15 नवंबर 2023 को उसने अपील की सूरत में एक फैसला सुनाया। कहा, गाजा स्ट्रीप में मानवीय संघर्ष विराम और कॉरिडोर की समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। इजराइल ने वहीं पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सुनिए इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर क्या बोले। This Council has just adopted a resolution that is regretfully detached from the reality on the ground. Israel commends the Council for calling for the immediate and unconditional release of the 239 hostages. Yet sadly, this resolution falls on deaf ears when it comes to Hamas and other terrorist organizations. On the 7th of October, savage Hamas terrorists launched a barbaric invasion into Israel, murdering, raping, and brutalizing innocent civilians. Nearly 6 weeks have passed. This Council has convened on the matter almost 10 times and still has not succeeded in condemning Hamas's October 7th massacre. भले इजराइल ने बात मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल ने सख्त मैसेज दिया है। अब तक इजराइल के लिए वीटो करने वाले अमेरिका और ब्रिटेन ने इस दफा वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि फ्रांस ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। जानकारी कहते हैं इजराइल पर दबाव बनाने का ये एक तरीका है। दरअसल जब से इजराइल ने अल शिफा अस्पताल पर रेड की है, तब से अमेरिका और ब्रिटेन पर नैतिकता के सवाल उठ रहे हैं। उनके यहाँ विरोध हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नरसंहार का भागीदार तक बताया जा चुका है। साथ ही साथ इस्लामी देशों से रिश्ते बिगड़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। 15 नवंबर को ही अमेरिका ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। कहा, अल शिफा अस्पताल में घुसने का फैसला सिर्फ और सिर्फ इजराइल का था, हमने ग्रीन लाइट नहीं दी थी। यही अमेरिका एक दिन पहले दावा कर रहा था कि अस्पताल के नीचे हमास ने सुरंगें बना रखी हैं और वहां पर उनका कमांडर सेंटर भी है। इसी इंटेलिजेंस के आधार पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने रेड करनी शुरू की थी। तो आज के शो में हम जानेंगे क्या इजराइल को गाजा से पीछे हटना पड़ेगा, अमेरिका इजराइल से दूरी क्यों बनाने लगा है और इजराइल हमास जंग में अब तक क्या कुछ हुआ। इजराइल के बाद हम चलेंगे अमेरिका, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग पूरी हो चुकी है। आपको बताएंगे उस मीटिंग से क्या निकला। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। इजराइल और हमास के बीच पिछली सबसे बड़ी लड़ाई मई 2021 में हुई थी। 11 दिनों में संघर्ष विराम हो गया था। बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो बमबारी रोकने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को दखल देना पड़ा। उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा, बीबी से प्यार से पेश आओ, तभी वो हमारी बात मानेगा। बीबी नेतन्याहू का निकनेम है। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन अटलांटिक के फ्रैंकलिन फोयर ने अपनी किताब द लास्ट पॉलिटिशियन में इस घटना का बखूबी जिक्र किया है। 2021 की जंग के दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से 6 बार बात की। उनको ये पता था कि नेतन्याहू अपनी आलोचना से बिदकते हैं और अधिक उग्र होकर सामने आते हैं, इसलिए बाइडेन संयम बरतते रहे। फिर इजराइल ने वो इमारत गिरा दी जिसमें एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा का दफ्तर था। इसके बाद बाइडेन ने इजराइल फोन किया, नाराज होने की बजाय कुरेदना शुरू किया, पूछा आगे का प्लान क्या है। फ्रैंकलिन लिखते हैं,
प्लान समझाते समझाते नेतन्याहू ने मान लिया कि उनका कोई तय मकसद नहीं है। ये सुनकर भी बाइडेन चुप रहे। कुछ समय बाद इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने भी ये बात स्वीकार ली। 19 मई 2021 को बाइडेन और नेतन्याहू के बीच चौथी बार बातचीत हुई। नेतन्याहू युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए थे, मगर बाइडेन बोले अब बहुत हुआ, रुकने का टाइम आ चुका है। 21 मई को इजराइल ने संघर्ष विराम पर हामी भर दी। एक महीने बाद ही नेतन्याहू सरकार गिर गई। फिर दिसंबर 2022 में उनकी वापसी हुई, मगर तब तक बाइडेन का रुख बदल चुका था। उन्होंने नेतन्याहू को अपने से दूर रखा, एक महीने तक उनका फोन तक नहीं उठाया। फिर न्यायिक सुधार बिल की बाइडेन ने खुलेआम आलोचना भी की। इसके अलावा वो नेतन्याहू को अमेरिका बुलाने से भी बचते रहे। 9 महीनों तक वेट कराया। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की बैठक हुई। इसमें नेतन्याहू भी पहुंचे। उनका फोकस बाइडेन से मिलने पर था। बाइडेन ने समय तो दिया, मगर व्हाइट हाउस उन्हें नहीं बुलाया। न्यूयॉर्क के होटल में मिलने से पहले आधे घंटे तक इंतजार भी कराया। ये बाइडेन का मैसेज देने का तरीका था। इसके बावजूद बहुत सी बातें नेतन्याहू के पक्ष में गईं। मसलन बाइडेन ने उन्हें व्हाइट हाउस बुलाने का आश्वासन दिया। इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मलाइजेशन डील पूरी कराने का ऐलान किया। कुछ घंटों बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी पुष्टि भी की। बोले, हम डील के करीब पहुंच चुके हैं। बीते 75 वर्षों में इजराइल ने कई अरब देशों के साथ रिश्ते स्थापित किए हैं, जैसे इजिप्ट, यूएई, जॉर्डन, बहरीन आदि। सऊदी अरब को अरब वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। अगर उसने दोस्ती कर ली, फिर इजराइल की चुनौती काफी घट जाएगी। ये डील नेतन्याहू का कद कई गुना बढ़ा सकती है। हालांकि उस मीटिंग में बाइडेन ने 2 और चीजें बहुत साफ कर दी। पहली, जो कुछ कर रहा हूं वो इजराइल के लिए है, और दूसरी, हमारे आपसी रिश्ते अभी ठीक नहीं हुए हैं। ये इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स और फिलिस्तीन को लेकर आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करेगा, यानी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। फिर 7 अक्टूबर 2023 की सुबह आई। हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, सैकड़ों लोगों और सैनिकों की हत्या कर दी, 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इजराइल ने इसकी तुलना अमेरिका में हुई 9/11 के आतंकी हमले से की। फिर युद्ध का ऐलान कर दिया। हमास का अटैक बर्बर था, किसी भी तर्क से उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता था। अमेरिका ने तुरंत सपोर्ट भेजने का ऐलान किया। कहा, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, चाहे जो हो जाए हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। फिर उसने युद्धपोत भेजे। इजराइल के पड़ोसियों को धमकी दी कि चुपचाप रहना, इस लड़ाई में अपना फायदा खोजा तो हमसे निपटना पड़ेगा। ये खुली छूट का इशारा था। फिर 18 अक्टूबर को जो बाइडेन ने खुद इजराइल जाने का फैसला किया। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का शुरुआती दिनों में युद्ध क्षेत्र में जाने का दूसरा उदाहरण नहीं है। बाइडेन इजराइल को समर्थन जताने जा रहे थे और अरब देशों को चेतावनी देने की इजराइल से मत उलझना, लेकिन बाइडेन पहुंचते उससे पहले बड़ा कांड हो गया। 17 अक्टूबर की शाम गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में धमाका हुआ। हमास ने आरोप लगाया कि बम इजराइल ने गिराया है। लगभग 500 लोग इसमें मारे गए हैं। इजराइल बोला ये झूठ है। PIJ का रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा। किसी के दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। खैर, अस्पताल में धमाके से पूरी लड़ाई की दिशा और दशा बदल गई। बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाने वाले थे। वहां अरब नेताओं से उनकी मीटिंग फिक्स थी। हमले के बाद जॉर्डन ने मीटिंग कैंसिल कर दी। हालांकि उनका इजराइल वाला प्लान बदस्तूर जारी रहा। उन्होंने इजरायली नेताओं से मीटिंग की, मदद की बात दोहराई, अस्पताल में धमाके के लिए PIJ को जिम्मेदार बताया, फिर वापस लौट गए। माना गया कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच जो थोड़ी कड़वाहट बची हुई थी वो भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद इजराइल ने हमला तेज कर दिया। अक्टूबर के आखिरी दिनों में ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ। बाइडेन की चेतावनी के बावजूद उन्होंने चेताया था कि सब ठीक है, मगर संयम मत खोना। अमेरिका ने जो गलती इराक और अफगानिस्तान में की वो तुम मत करना, मगर इजराइल ने उसको अनसुना कर दिया। उनका ज़मीनी हमला तेज़ होता गया। जल्द ही उन्होंने गाज़ा सिटी को पूरी तरह से घेर लिया। ये गाज़ा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है। कहा जाता है यहीं पर हमास का गढ़ है। इसी के आधार पर इजराइल ने जबलिया रेफ्यूजी कैंप और अस्पतालों को भी निशाना बनाया। इसमें कई आम लोगों की जान गई, अराजकता फैली। आलोचना हुई कि ये सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। इससे अमेरिका पर मोरल प्रेशर आया। धीरे धीरे उसका सुर बदल गया। कहने लगे हमास के खात्मे की बात ठीक है, मगर आम लोगों की जान की चिंता यहाँ करनी होगी। फिर कहा युद्ध के बाद गाज़ा पर इजराइल कब्जा नहीं करेगा। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि जंग खत्म होने के बाद गाज़ा में IDF को खुली छूट होगी।
अमेरिका की आलोचना के बाद नेतन्याहू को अपना बयान बदलना पड़ा। आईडीएफ दावा करती है कि हमने आम लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए कहा था, जो वो नहीं माने उनका हम कुछ नहीं कर सकते, मगर आम लोगों को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल उनका फोकस गाजा सिटी के अल शिफा अस्पताल पर है। आरोप है कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है, उसका कंट्रोल लिए बिना हमास को हराना मुश्किल है। इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ, मगर 15 नवंबर की सुबह इजरायली सेना ने अंदर घुसने का ऐलान कर दिया। सुनिए। Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. 15 नवंबर को पूरे दिन आईडीएफ ने अल शिफा में ऑपरेशन चलाया। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है, इजरायली सैनिकों ने अस्पताल के हर कमरे में तलाशी ली, लोगों से पूछताछ की, अंडरवियर तक उतरवाए गए। 16 नवंबर को भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अल जजीरा के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अस्पताल छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है। इस बीच आईडीएफ ने अपने एक्स अकाउंट पर 7 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है। दावा किया है कि अस्पताल के अंदर हमास ने अपने हथियार छिपा कर रखे थे। लैपटॉप और सीडी मिलने की बात भी कही गई। कुछ हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। But it is definitely an MRI machine, and if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Let's go see the next room. So we're still in the MRI center. The backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here, but we'll leave that for another discussion. हमास ने कहा ये प्रोपेगेंडा है। हथियार और बाकी सामान इजरायली सेना ने वहां पर रखे हैं। अभी तक किसी स्वतंत्र संस्था ने किसी दावे की पुष्टि नहीं की है। सच्चाई जो भी हो, अल शिफा का मामला इजराइल हमास जंग का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जब इजराइल ने अस्पताल की घेराबंदी की, तब कई नवजात बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। WHO बोला अल शिफा कब्रिस्तान में बदलता जा रहा है। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के ताकतवर देशों की आलोचना शुरू हुई। जनता सीजफायर की मांग करने लगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पब्लिकली युद्ध विराम की मांग रखी। ब्रिटेन ने युद्ध विराम तो नहीं मांगा, मगर नरमी बरतने की अपील जरूर की। फिर बाइडेन का बयान सामने आ गया। बोले हमने ध्यान रखने के लिए कहा था। सुनिए। They were told, let me be precise. We've discussed the need for them to be incredibly careful. बाइडेन से पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी को सफाई देनी पड़ी। कहना पड़ा, हमने अस्पताल पर ऑपरेशन चलाने को लेकर रजामंदी नहीं दी थी। रोचक ये है कि अमेरिका ने ही हॉस्पिटल के नीचे हमास के सुरंग की पुष्टि की थी। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अगर अस्पताल या किसी सुरक्षित स्थान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो, तब उसका प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। वैसी स्थिति में अस्पताल को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं। हालांकि इजराइल इसी के आधार पर अल शिफा में ऑपरेशन चला रहा है, मगर अमेरिका इससे खुश नहीं दिखता। बहुत संभव है कि अमेरिका अपने ही इंटेलिजेंस से आश्वस्त नहीं है, इसलिए वो इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन में अपनी भागीदारी को झुठला रहा है। 15 नवंबर को UNSC की वोटिंग में भी यही दिखाई दिया। अमेरिका अभी तक इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का विरोध कर रहा था। अब की बार एब्सेंट रहने का उसने ऐलान किया। जानकार कहते हैं अल शिफा में रेड की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। सऊदी अरब और जॉर्डन ने खुलकर इसका विरोध किया है। ये अरब जगत में अमेरिका की साख के लिए खतरा हो सकता है। आने वाले दिनों में उसके बयानों में और तल्खी दिखाई दे सकती है, मगर
क्या नेतन्याहू इस दफा झुकने के लिए तैयार होंगे? हाल फिलहाल में इसकी उम्मीद नहीं के बराबर दिखती है। अब आपको जंग के अपडेट्स भी बता देते हैं। पहला अपडेट बंधकों से जुड़ा है। 239 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। 14 नवंबर को हमास ने 70 को रिहा करने का प्रस्ताव दिया था, बदले में 5 दिनों के युद्ध विराम की शर्त रखी थी। इजराइल ने इस पर कोई बात नहीं की, मगर जो बाइडेन ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कतर की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है, जल्द ही कुछ ठोस उपाय निकलेगा। दूसरा अपडेट जेरूसलम से है। 16 नवंबर को 3 बंदूकधारियों ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया। इसमें 4 सैनिक घायल हो गए। बाद में तीनों हमलावरों को मार गिराया गया। तीसरा अपडेट इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। विपक्षी नेता याया लापिड ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा है। बोले लिकुड पार्टी का कोई भी नेता पीएम बने, मगर नेतन्याहू को अभी जाना चाहिए। वो हमास को हैंडल करने में असफल साबित हुए हैं। चौथा और आखिरी अपडेट गाजा में चल रही जंग से जुड़ा है। आईडीएफ ने गाजा में इस्माइल हानिया के घर को उड़ाने का दावा किया है। हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का मुखिया है, वो कतर में रहता है। आईडीएफ ने हमले की फुटेज भी जारी की है। इस बीच जमीनी हमले में मरने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या 50 तक पहुंच गई है। जंग का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं अमेरिका। 15 नवंबर की दुनियादारी में हमने शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे की कहानी आपको सुनाई थी। जिनपिंग 2017 के बाद पहली बार अमेरिका पहुंचे हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि एपेक की सालाना बैठक में हिस्सा लेने, मगर एपेक से ज़्यादा जोर बाइडेन के साथ मीटिंग पर था। ये मीटिंग पूरी हो चुकी है। उसमें क्या बात हुई और क्या निकला, सारा आपको बता देते हैं। पहला, मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन। दोनों देश सैन्य बातचीत को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। 2022 में अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। उसके बाद चीन ने कम्युनिकेशन लाइन बंद कर दी थी। अब दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और उनके मातहत अफसर अपने समकक्ष के साथ रेगुलर बातचीत करते रहेंगे। दूसरा मुद्दा ताइवान का था। इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। जिनपिंग ने चेतावनी दी कि ताइवान को हथियार देना बंद करें, मगर बाइडेन ने इनकार कर दिया। कहा कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना जारी रखेगा। तीसरा मुद्दा ईरान और रूस से जुड़ा हुआ था। बाइडेन ने जिनपिंग से अपील की कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और ग्लोबल टेंशन को रोकने में मदद करें। इजराइल हमास जंग में ईरान पर दबाव डालने के लिए कहा। साथ ही रूस का सैन्य समर्थन बंद करने की मांग भी की। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों नेताओं ने इसके सैन्य और न्यूक्लियर इस्तेमाल और इसके खतरों पर चर्चा की, हालांकि उन्होंने कोई सामूहिक घोषणा इसे लेकर नहीं की। पांचवा, फेंटेनिल। ये अमेरिका में बिकने वाले ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। चीन इसके सबसे बड़े उत्पादकों में से है। जिनपिंग ने अवैध फेंटेनिल के उत्पादन पर रोक लगाने पर सहमति जताई। समझौते के तहत चीन फेंटेनिल बनाने वाली कंपनियों की जांच पड़ताल करेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जिनपिंग क्या बोले, सुन लीजिए। 我相信，中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。两国人民友好事业一经开启，就不会半途而废。人民友谊之树已经长大，一定能够历经风雨。我相信，中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。两国人民友好事业一经开启，就不会半途而废。人民友谊之树已经长大。 तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना सुनते जाइए। ललन टॉप अड्डा फिर से सज रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कला और कलाकारों का साथ तो रहेगा ही, साथ में ललन टॉप की टीम से मिलने का मौका भी होगा। तारीख आप नोट कर लीजिए, 24 से 26 नवंबर 2023। एंट्री का कोई पैसा नहीं लगेगा, बस ऐप या वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।